फ्री और अनिवार्य भी आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगाइए पाबना विद्रोह, हेडिंग लगाइए पाबना विद्रोह। और जितने भी पीवाईक्यू है इस बार हमने सोचा है कि जितने भी पीवाईक्यूज है, यानी कि जैसे हम पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ा रहे हैं तो पीजेंट मूवमेंट से संबंधित, ट्राइबल से संबंधित, 1857 से संबंधित, राष्ट्रवाद से, कांग्रेस से, उदारवाद, उग्रवाद, जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आज तक पूछे गए हैं, मॉडल आंसर तो अलग जैसे वो आपको मिल ही रहे हैं, सारे पीवाईक्यू का भी मॉडल आंसर के रूप में, यानी कि उनके आंसर के रूप में पीवाईक्यूज के आंसर सारे आपको अपलोड किए जाएंगे। सारे पीवाईक्यू के सब आंसर आपको क्या किए जाएंगे? अपलोड। यानी अब कोई एक भी ऐसा प्रयास नहीं रहेगा जिसमें आप, मतलब हमारी तरफ से या आपकी तरफ से एक ऐसी बात नहीं रहेगी जिसमें आप ये कह दे कि सर ये वाला पीवाईक्यू तो बना ही नहीं। पहली बात तो सारा नोट्स से बनेगा वो पीवाईक्यू, प्लस उसका सॉल्यूशन भी होगा, और सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ अतिरिक्त मटेरियल लिखने का तरीका, कैसे हेडिंग्स लगाए, ये सब चीजें भी सीखने की होती है। तो जो कहते हो ना आपके सर लिखना कहां से शुरू करे, सर पीवाईक्यू को कैसे लिखे, तो भूमिका कैसे लिखे, निष्कर्ष कैसे लिखे। भूमिका, निष्कर्ष, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, स्वरूप, विशेषताएं, सबके साथ हर क्वेश्चन, जितने भी आज तक हिस्ट्री के क्वेश्चन 39वीं बीपीएससी से 70वीं बीपीएससी के बीच में पूछे गए हैं, सबका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। अब तो कोई कमी नहीं है। चलिए तो अब हेडिंग लगाइए पाबना अपराइजिंग। क्या लगाएंगे? पाबना अपराइजिंग। पाबना अपराइजिंग। पाबना अपराइजिंग की स्थिति भी बच्चों ऐसी है जैसी स्थिति इंडिगो की थी। जैसी स्थिति बेटा इंडिगो की थी ऐसी पाबना की भी है। यानी हमें देखना है कहां से हुआ, कब से हुआ, है ना, क्यों हुआ, किसके खिलाफ था, नेता कौन थे, ठीक है। जैसे बच्चों पाबना जिला और उसका यूसुफजई परगना है, वहां से पाबना विद्रोह की शुरुआत होती है। वहां से पाबना विद्रोह की शुरुआत होती है 1873 से 76 के बीच। यानी यदि हम सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो पहले इंडिगो आता है, उसके बाद फिर पाबना आता है, ठीक है। तो 1873 से 76 के बीच में ये पाबना विद्रोह हुआ। पाबना जिले से जो यूसुफजई परगना जमींदारों के खिलाफ था, जो बच्चों बंगाल में पड़ता है, इसका मुख्य कारण ये था कि जमींदारों के द्वारा कर की ऊंची दरें कर दी गई थी और किसानों की भूमि लगातार छीनी गई थी। तो इस विद्रोह की एक विशेषता यह है कि ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं बल्कि जमींदारों के खिलाफ था। यानी जमींदारों की शोषणात्मक नीतियों के विरुद्ध था। इसकी विशेषता यह है मुख्य रूप से। साथ में बच्चों इसके नेता ईशान चंद्र रॉय, केशव चंद्र, शंभूपाल इत्यादि नेता थे जिन्होंने हमें पाबना विद्रोह को, यानी कि वहां पर इसे विस्तार देने का काम किया, प्रारंभ देकर विस्तार। इसका समर्थन बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त जैसे लोगों ने किया। आपको पता है बच्चों रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक विकास का इतिहास या भारत का आर्थिक इतिहास, ये करके किताब इनके द्वारा लिखी गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बच्चों आपको पता है कांग्रेस की स्थापना से पहले एक राष्ट्रीय नेता थे। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन, याद है, इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। बच्चों एक बड़े नेता है बंगाल के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत ज्यादा उदारवादी है, ब्रिटिश स्वरूप को जानते हैं कि ब्रिटिश शासन का स्वरूप वास्तव में कैसा है।
नारा बच्चों, इस एक नारा यूज किया गया जो आपको बहुत हैरान कर देगा। इसमें जो किसान थे उन्होंने नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इसका मतलब वो साफ कह रहे हैं कि क्या हम महारानी की रैयत है, इसका मतलब वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जमींदारों के खिलाफ है। और यदि जमींदार अब ब्रिटिशों पर यह कहकर नैतिक दबाव बनेगा कि नहीं बनेगा कि महारानी ने 1858 के अधिनियम के अनुसार यह कहा था कि कृषकों पर अत्याचार कम से कम किया जाएगा, ठीक है। साथ में उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा हम ब्रिटेन में अपनी प्रजा के साथ करते हैं, ऐसे ही भारत में भी जो लोग निवास करते हैं वो हमारी प्रजा है। तो बच्चों बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने यही बात पकड़ ली। उन्होंने कहा ठीक है, जब भी आप कुछ बुरा करोगे तो हम यही बताएंगे कि हम भी तो तुम्हारी प्रजा ही है, तो तुम बुरा क्यों कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, नैतिक दबाव पड़ता है, नैतिक प्रेशर में आता है, मोरल प्रेशर में। तो इन्होंने कहा हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। वो अपने आप ही खोल देंगे। साथ में इसका बच्चों स्वरूप की बात करें तो अधिकांशतः ये भी कैसा रहा, शांतिपूर्ण ही रहा, लेकिन कहीं कहीं हिंसात्मक घटना देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम एकता बच्चों इसमें जबरदस्त तरीके से देखी गई बंगाल में। और हिंदू, ना केवल हिंदू किसानों ने बल्कि मुस्लिम किसानों ने भी जमींदारों के खिलाफ बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो यहां कोई संप्रदाय विशेष की बात नहीं हो रही है, बल्कि दोनों समुदाय ने किया। परिणाम बच्चों, बंगाल काश्तकारी अधिनियम या बंगाल टीनेंसी एक्ट पारित किया गया। बंगाल टीनेंसी एक्ट के द्वारा भूमि अधिकारों की सुरक्षा करने का आश्वासन देकर किसानों को संतुष्ट किया गया, जिसके बाद यह विद्रोह बंद हुआ। अर्थात पहला किसान विद्रोह, जिसे नील विद्रोह के रूप में जाना गया, अंततः सफल दिखाई दिया। अंततः क्या दिखाई दिया, सफल। दूसरा विद्रोह जिसे पावना विद्रोह कहा गया, वह भी बच्चों अंततः क्या रहा, सफल रहा। अंततः वह भी सफल रहा। तो किसान विद्रोह लगभग सफल हो रहे हैं। और ये 1857 की क्रांति के बाद टेंडेंसी देखने को मिल रही है। इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ रही है। यस और नो, बढ़ रही है। अन्य नेताओं का, अन्य किताब बुद्धिजीवियों का समर्थन मिलना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अब यहां पर एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको, रमेश चंद्र दत्त। ये कौन लोग हैं बच्चों, ये वे लोग हैं जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं। ये वे लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना, उनकी आर्थिक नीतियों की सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं। ये वे लोग हैं, ये वही तो लोग हैं, और वे समर्थन दे रहे हैं पावना जैसे विद्रोह को। तो इसका राष्ट्रीय स्वरूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1873-76 के बीच में अपेक्षाकृत जितना 1859-60 में हमने एक विद्रोह का प्रसार देखा था नील का, उसकी अपेक्षा इसका प्रसार और ज्यादा देखने को मिला। अर्थात इसका समर्थन और ज्यादा देखने को मिला। यानी हम राष्ट्रवाद के और नजदीक आए बच्चों, हम और नजदीक आए। तभी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और हमने मानना शुरू किया हम भारत में रहने वाले लोग, हम एक भूभाग पर रहने वाले लोग, एक देश नहीं, एक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक फीलिंग्स यानी कि एक भावनाओं के पुंज के रूप में एक राष्ट्र में रहते हैं। तभी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये स्वरूप था। परिणाम बच्चों हमने आपको बता दिया। ये था आपका क्या, पावना विद्रोह। अब इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, बंगाल में छोटी सी भूमिका लिखेंगे। पहले छोटी सी भूमिका लिखेंगे। थर्ड बेंच का बच्चा कौन है भाई, क्यों हल्ला कर रहे हो? ये सब शोभा नहीं देता। आप लोग ये सब चीजें छोड़ दो, हम बता रहे हैं। ठीक है सर, कार्ड नहीं होने के कारण मुझे मेंस की बुक नहीं मिली। क्यों बेटा, कार्ड क्यों नहीं है आपके पास? यदि कोई, पहले सुनो, पहले यदि आपको कार्ड लाने के लिए बोला गया है तो आप इस बात को समझा करो। ओए शांत होकर इधर देखो,
ये देखो बातचीत करने में लग गया, अभी तो समझा रहे थे और थर्ड बैच भी कहा और मूर्ख फिर भी लगा हुआ है। सीधा हो जा टेढ़े। तो बेटा यदि आपको किसी चीज को कहा है फॉलो करने के लिए, तो हमारा दायित्व बनता है कि मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करें। इसलिए भी कोऑपरेट जरूर होता है, आपने लिखा आप ईमानदार हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों एक नहीं कई कई कॉपी लेकर चले जाते हैं, मुझे नहीं मिली थी, है ना। यहां तो फिर भी इतनी उदारता है खान सर की, बाहर बच्चों इंस्टीट्यूट में जाओगे तो एक के बाद दूसरी लेकर दिखाओ, यहां तो आपको कई बार खो जाती है तो दोबारा भी रिसीव कर लेते हो आप नोट्स को, लाकर नोट्स भी बहुत पर्याप्त रूप से यहीं सामने रख देते हैं कि चलो बच्चे अपने हिसाब से लेकर जा रहे हैं। तो इन चीजों को आप फॉलो किया करो। तो आपका कार्ड गया कहां, आपने तो ये तो लिखा नहीं, तो या तो एक एप्लीकेशन आप लिख कर दिखाना देना उन्हें, तो फिर वो दे देंगे आपको, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों के लिए आप लिखते हो। तुम्हारी मेंस की कॉपी कोई चुरा लिया है तो तुम्हें तैयारी करने का कोई हक नहीं है। जब तुम्हें अपनी कॉपी की सुरक्षा भी तुमसे नहीं होती गधे, तो फिर और क्या करोगे जीवन में। और रोज तो एक लेटर इसी बात को लेकर आएगा, सर मेरी कॉपी चुरा लिया, किसी की प्री की चुरा लिया, किसी की मेंस की चुरा लिया। तो भाई ध्यान दो ना अपनी कॉपी को, कौन रखेगा ध्यान। मतलब ये भी केजीएस पे ही छोड़ दो कि कॉपी का ध्यान भी आप रखो, है ना। लिखो अगला पॉइंट, पावना विद्रोह में लिखो पहला भूमिका, पावना में लिखो भूमिका। किसान विद्रोह की बंगाल में 19वीं सदी के दूसरे चरण में, मतलब मजाल की एक वर्ड भी इधर उधर हो जाए, बंगाल में 19वीं सदी के दूसरे चरण में, दूसरे चरण में किसान विद्रोह की श्रृंखला में किसान विद्रोह की श्रृंखला में दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह, दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह, दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह पावना विद्रोह था। दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह पावना विद्रोह था, पावना विद्रोह था। नील विद्रोह की भांति ही नील विद्रोह की भांति ही इस आंदोलन में भी इस विद्रोह में भी, नील विद्रोह की भांति इस विद्रोह में भी किसानों की प्रतिक्रिया, किसानों की प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया देखी गई। यह विद्रोह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में, यह विद्रोह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, सफल रहा, सफल रहा। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच, पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच से 76 के मध्य, बीच एक ही बात है, बंगाल के यूसुफजई परगना, बंगाल के यूसुफजई परगना से प्रारंभ हुआ था, बंगाल के यूसुफजई परगना से प्रारंभ हुआ था।
से प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र रॉय। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र रॉय, केशव चंद्र और शंभुपाल इत्यादि। केशव चंद्र और शंभुपाल इत्यादि। शंभुपाल इत्यादि लिखिए। यह आंदोलन भी या यह विद्रोह भी यह विद्रोह भी वैसे तो क्षेत्रीय स्वरूप का ही था। यह विद्रोह भी वैसे तो क्षेत्रीय स्वरूप का ही था, परंतु कुछ राष्ट्रीय नेताओं या बुद्धिजीवियों का समर्थन भी इसे प्राप्त हुआ। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रमेश चंद्र दत्त जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों पर प्रहार किया और इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी और इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। पैराग्राफ चेंज करके, इस विद्रोह के दौरान विद्रोही जिन नीतियों का विरोध कर रहे थे वे इस प्रकार थे। हाइफन देके नंबर 1। जमींदारों के द्वारा संबंधित क्षेत्र में
क्षेत्र में करों की दर को बढ़ाना, करों की दर को बढ़ाना। नंबर 2, जमींदारों द्वारा किसानों की भूमि को, जमींदारों द्वारा किसानों की भूमि को छीनना, किसानों की भूमि को छीनना। नीचे पैराग्राफ चेंज करके उल्लेखनीय है कि यह विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से, उल्लेखनीय है कि यह विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशों के विरुद्ध नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशों के विरुद्ध नहीं हुआ, के विरुद्ध नहीं हुआ, बल्कि यह किसानों का, जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था, विद्रोह था। पैराग्राफ चेंज करके इस विद्रोह का या इस विद्रोह का स्वरूप अधिकांशतः शांतिपूर्ण ही रहा, परंतु कहीं कहीं हिंसा, हिंसात्मक घटनाएं देखी गई, हिंसात्मक घटनाएं देखी गई। तो बच्चों शांतिपूर्ण ही हैं, लेकिन आपको पता है बच्चों, कांग्रेस से पहले, उदारवाद से पहले, ये तो उदारवादियों की देन थी कि भाई आंदोलन को शांतिपूर्ण रखो ताकि दबा न दिया जाए, इस बात का ध्यान रखो आप विशेष रूप से, है ना। परंतु अधिकांश विद्रोह में थोड़ी थोड़ी हिंसा हो ही जाती थी, तो इसमें भी कुछ हिंसा हुई, कुछ जमींदारों के खिलाफ लोग लड़े, कुछ लोग बेचारे मारे भी गए, लेकिन उसे इतनी बड़ी हिंसा नहीं कहेंगे कि हजारों की संख्या में लोग मर गए या फिर बहुत बड़ी स्तर पर युद्ध जैसी स्थिति माहौल हो गई, ब्रिटिशों को दमन करने के लिए बच्चों फोर्स भेजनी पड़ी, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अब परिणाम लिखिए। अच्छा हाँ, स्वरूप अधिकांशतः शांतिपूर्ण था। और इसी में लिखो, और इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता, इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता प्रमुख रूप से देखी गई, प्रमुख रूप से देखी गई।
प्रमुख रूप से देखी गई। तो बच्चों ये एक स्तर है। परिणाम क्या हुआ, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, निष्कर्षतः या परिणाम स्वरूप 1876 में नहीं बेटा, भूमिका शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बस आप लिखना शुरू करें, हेडिंग नहीं लगाते भूमिका और निष्कर्ष का जब आप लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सर्वविदित होता है कि बच्चे ने शुरू किया है तो वो हो गए, ठीक है। तो 1876 में परिणाम स्वरूप 1876 में विद्रोह समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों को संतुष्ट करने और उनके भूमि अधिकारों, किसानों को संतुष्ट करने और उनके भूमि अधिकारों की रक्षा करने के लिए बंगाल टीनेंसी एक्ट ब्रैकेट में बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टीनेंसी एक्ट, बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया पैराग्राफ चेंज करके। इस विद्रोह की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि विद्रोहियों ने ब्रिटिश महारानी, प्रमुख विशेषता यह रही कि विद्रोहियों ने ब्रिटिश महारानी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए नारा दिया था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। बच्चों इसका मतलब ये है कि हम रैयत जमींदारों के थोड़ी ना हैं,
महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत है हम। ये रैयत का मतलब प्रजा, हम सिर्फ महारानी की प्रजा है, तो हमारे साथ महारानी की प्रजा जैसा सलूक किया जाए। अच्छा बच्चों, 1857 के बाद क्या आप ये नहीं सोचते कभी कभी कि 1857 के बाद एक प्रभाव ये भी पड़ा होगा, बस इधर देख लो, कितना पीछे देख के बात करोगे। पूरा एकदम खोया हुआ है, एकदम उसके पास ही बैठ जाओ, पीछे जाके याराना बढ़ाओ, और एकदम बाल एकदम हिल ऐसे सेट किए हुए जैसे हिलेगा भी नहीं एक भी बाल। मतलब क्या बेटा डाई वाई फिटकी है क्या इनमें कुछ? पूरा एकदम जो है एकदम देखो यहां पे, तो महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। अब आप एक बात देखो कि 1857 की क्रांति के बाद ये स्वरूप अचानक से चेंज कैसे हुआ। ब्रिटिशर्स तो बच्चों इतने अच्छे नहीं है कि विद्रोह को दबाने पर ध्यान ना दे, वो तो विद्रोह को दबाते भी हैं। तो फिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? ऐसा परिवर्तन हुआ क्योंकि बच्चों 1857 के विद्रोह के बाद वे भी थोड़े से लिबरल हुए थे और चाहते थे कि बहुत बिना बात के ऐसी स्थिति पैदा मत करो कि जनता आक्रोशित हो जाए। तो सेना और किसानों पर विशेष ध्यान दिया उन्होंने, क्योंकि बच्चों भारी संख्या में किसान ही तो थे भारत में, तो किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास ही करते थे। मतलब मैक्सिमम विद्रोह में आप देखोगे यदि कोई हिंसात्मक नहीं है, समस्या नहीं है, तो मैक्सिमम तो बच्चों सफल ही हो गए और वे बात को मान लेते थे कि ठीक है। आपने देखा ही था बच्चों, खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, दोनों ही सफल हो गए थे गांधी जी के नेतृत्व में। इधर तेभागा सफल हो गया, उधर दक्कन के दंगे जिसे मोपला संघर्ष अलग से हुआ वहां पर वो बारदोली सत्याग्रह है। अधिकांशतः देखोगे तो थोड़े थोड़े ठीक स्थिति में रहे। उसका कारण यह था कि ब्रिटिश चाहते थे कि बिना बात संघर्षों को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ब्रिटिश शासन की उम्र कैसे बढ़ेगी? ऐसे ही तो बढ़ेगी कि आम जनों को कम से कम संतुष्ट करने का प्रयास करो आप। ठीक है, ये रीजन है। अब बच्चों ये था आपका पाबना विद्रोह। अब हेडिंग लगाएंगे बिहार में किसान आंदोलनों का उदय। बिहार में किसान आंदोलनों का उदय, यानी बच्चों हम ये देखेंगे इस टॉपिक में, ये भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, हम ये देखेंगे बच्चों इस टॉपिक में कि बिहार में किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़े। हमें अब ये देखना है कि बिहार में किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़े। अब जैसे बच्चों यदि बिहार में किसान आंदोलनों की बात करें तो 1917 की बात यदि हम करें, 1917 से कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी अलग तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, ये पाबना है, ये यहां पर बिहार में किसान आंदोलनों का उदय एवं विस्तार। हेडिंग ये होगा उदय एवं विस्तार। विस्तार भी आप हेडिंग में कर सकते हैं। तो बिहार में किसान आंदोलनों को देखेंगे हम। अब हमें बिहार के किसान आंदोलनों को देखने से पहले बिहार का उदय भी तो देखना पड़ेगा। यस और नो भाई? बिहार पहले तो, क्योंकि देखो स्पेशली क्वेश्चन है, स्पेशली टॉपिक है बिहार में किसान आंदोलनों का उदय, तो हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। तो हमें अपनी बात बच्चों यहां से शुरू करनी पड़ेगी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के बाद बच्चों बिहार पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आया। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आया और इस समय बिहार की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी। हालांकि बिहार की स्वतंत्रता की मांग 1893 से ही की जाती रही थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी। लेकिन बच्चों फिर ये बताएंगे कि बंगाल विभाजन के विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ और बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग की गई, तो एक बुद्धिजीवी वर्ग ने बंगाल के विभाजन को रद्द करने के साथ बिहार की स्वतंत्रता का पक्ष भी सामने रखा था। ऐसा पक्ष आया था बच्चों एक। ठीक है,
कि बिहार को स्वतंत्र किया जाए, एक ऐसा पक्ष था। बल्कि हम तो आपको ये बताते हैं कि इससे पहले भी ऐसा पक्ष था। मतलब जब 1893-95 में बच्चों जब पहली बार बिहार की मांग को आगे बढ़ाया गया ठीक तरीके से, तो कहते हैं तब भी बच्चों बिहार के पक्ष में बंगाल के विभाजन को जब वो बताते थे बार बार, आपको पता है करजन ने 1903 में बच्चों ये कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है पहली बार, और बंगाल विभाजन की उसने योजना बनाई। तो बंगाल विभाजन की योजना से पहले कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बिहार को अलग कर दो, बिहार को अलग कर दो, और असम वाले क्षेत्रों को अलग है ही वो, और पश्चिम और पूर्वी बंगाल को एक रहने दो। तो बिहार को अलग करोगे तो उड़ीसा झारखंड वाला पार्ट सारा ये बिहार का रहेगा, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि यदि आसाम को, बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को, झारखंड को, बिहार में ही था, इन सबको मिला दे तो जनसंख्या 8 करोड़ के पार थी। लेकिन यदि आसाम को हटा दे, बिहार को हटा दे, उड़ीसा को हटा दे, और बच्चों साथ साथ झारखंड वाले एरिया को भी हटा दे, तो जनसंख्या इतनी नहीं बैठती थी, फिर जनसंख्या कम हो जाती थी और प्रशासनिक रूप से फिर चीजें ठीक थी। लेकिन करजन ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया। करजन ने कहा, क्योंकि करजन और बिहार जो ब्रिटिश सरकार थी उसके मन में बच्चों थोड़ा सा खोट भी था। वो विभाजन इसलिए थोड़ी ना करना चाहते थे कि प्रशासनिक दिक्कत है, वो तो विभाजन इसलिए करना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता है, और साथ ही साथ बच्चों हिंदू मुस्लिम एकता तो है ही, हिंदू मुस्लिम एकता तो है ही, साथ ही साथ बंगाल इस समय भारत में राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु है, इसलिए बंगाल को तोड़ना चाहते थे। खैर, बंगाल विभाजन के रद्द करने के द्वारा रद्द करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन 1908 में लगभग समाप्त हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और दिल्ली दरबार के आयोजन में बिहार की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 1912 में बिहार स्वतंत्र रूप में एक राज्य के रूप में सामने आया, स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया। अब 1912 में जब वह स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया, तब इसके बाद ही तो हम बिहार में किसान आंदोलनों की बात करेंगे, यस और नो? भाई इससे पहले ही तो एक मुद्दा होता है ना कि हम बिहार आया भी नहीं, और हम बिहार के क्षेत्रों में फिर हम कैसे कर देंगे कि बिहार में आंदोलन कैसे हुए। 1912 के बाद 1916 में एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतवर्ष में हुआ, जिसका नाम होम रूल मूवमेंट था। होम रूल आंदोलन के उद्देश्य किसानों को राहत देना, करों की दर को घटाना, महंगाई को कम करना, ये भी थे। बिहार की जनता होम रूल आंदोलन से जुड़ी, लेकिन चंपारण की स्थिति बहुत क्या थी बच्चों? चंपारण की स्थिति बहुत विपरीत थी या विकट थी, और इस परिस्थिति में 1916 में जो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलकर उन्हें आमंत्रण देते हैं, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है और गांधी जी उसे सफल बनाते हैं। यहां से बिहार के किसानों को एक नया उत्साह, एक नया प्रोत्साहन और साथ में एक नई प्रेरणा मिली, और उन्होंने इस प्रेरणा के आधार पर ही आगे के किसान आंदोलनों को नेतृत्व देना शुरू किया। अब किसानों के मन में ये आ गया कि यदि कोई हमारा शोषण करेगा तो हम उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। गांधी जी ने चंपारण को नेतृत्व दिया। 1919 में मधुबनी से दरभंगा राज के खिलाफ बच्चों क्या हुआ? विद्रोह हुआ, और इसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया। स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया, और बच्चों यह भी सफल रहा। कांग्रेस के समर्थन की कोशिश तो की, पर बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा ये जो दरभंगा राज के खिलाफ हुआ था, क्योंकि बच्चों पढ़े लिखे लोग ही कांग्रेस में थे पहले समुदाय में, और वे बहुत ज्यादा आलोचना नहीं करते थे। तो यहां तक कांग्रेस का मानना यह था कि हम राजनीतिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहे, ना कि हम सामाजिक किसानों के मामलों में हस्तक्षेप करें, जिससे हमारा जमींदारों के साथ टकराव हो, क्योंकि बच्चों अधिकतर नेता जमींदार वर्ग या मध्यम वर्ग से आते थे, तो ऐसे में वो खुलकर विरोध नहीं करते थे। तो कांग्रेस ने इसे तो समर्थन नहीं दिया। यह
परिणाम स्वरूप यदि कांग्रेस या गांधी जी जैसा समर्थन इसे मिलता तो बच्चों आंदोलन को एक नेतृत्व मिलता, एक दिशा मिलती, साथ में एक प्रभाव होता और प्रभाव के कारण वह असफल होने से हिंसक होने से बच जाता, लेकिन यह अंततः हिंसक हो गया। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि में हुई। कुछ रियायत देकर अंततः इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। तो चंपारण के बाद जो दरभंगा राज के खिलाफ हुआ, अंततः वो क्या हुआ? समाप्त। 1920 में किसानों ने असहयोग आंदोलन में भागीदारी की। 1920 में किसानों ने असहयोग आंदोलन में भागीदारी की। 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण ने किसान सभा का गठन किया। यहां पर केवल किसान सभा के गठन की बात है, ठीक है। अभी उस अखिल भारतीय किसान सभा या बिहार किसान सभा की बात नहीं है। 1929 में सोनपुर मेले के दौरान कहते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और जदुनंदन शर्मा के द्वारा कहते हैं बिहार किसान सभा की स्थापना की गई। 1930 में बच्चों सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट हुआ। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में भागीदारी की और चौकीदारी टैक्स रोको आंदोलन चला। चौकीदारी रोको टैक्स आंदोलन में बच्चों किसान भी शामिल थे बढ़ चढ़कर, बल्कि पूरे सविनय आंदोलन में किसानों की भागीदारी थी। कांग्रेस में एक समिति का गठन भी किया गया और 1933 में बिहार किसान सभा ने भी एक समिति बनाई जो ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ थी। 1936 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। किसान आंदोलनों ने अखिल भारतीय स्वरूप यहीं से लिया, क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना यहीं पर हुई। ये बात 1936 में की है, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसमें भाग लिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई सहजानंद सरस्वती के द्वारा, यानी सहजानंद सरस्वती का योगदान ही तो है ये। 1937 में कांग्रेस ने बिहार में सरकार बनाई, याद है आपको? कंबो, यस सर, याद है बेटा? सेंट्रल प्रोविंसी यूनाइटेड मद्रास नॉर्थ बंगाल बिहार में सरकार बनाई। तो बिहार में सरकार बनाई तो आपको याद होगा बच्चों, जब प्री बता रहे थे आपको तो ये बताया था कि कुछ हद तक इन्होंने सिंचाई की व्यवस्था को ठीक किया, किसानों की स्थिति को ठीक किया, साथ में भूमि की उर्वरता के लिए काम किए, जेलों में सुधार किए, शिक्षा में कुछ अपने स्तर पर सुधार किए। ये सब काम सरकार ने किया था। लेकिन बच्चों आपको पता है ये सरकार ज्यादा दिन तो चली नहीं थी, 28 महीने के लगभग ये सरकार चली थी। बाद में बच्चों इस सरकार से क्या दे दिया गया? इस्तीफा दे दिया गया। तो कांग्रेस ने बिहार में सरकार बनाई और कुछ सुधारवादी काम किए, परंतु कांग्रेस जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने में सक्षम नहीं हो पाई, क्योंकि उन्हें जमींदारों के विरोध की संभावना थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी नैतिक आदेश तो देते रहे, परंतु इसके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन उन्होंने नहीं किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रभावित भी थे, अतः वे हिंसक आंदोलन के पक्ष में भी नहीं रहते थे। मांग पूरी नहीं हुई। कौन सी मांग? जो कि 1937 में जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर थी, वह पूरी नहीं हुई। किसान आंदोलनों ने गति पकड़ ली 1937 के बाद फिर से। 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ और बच्चों कहीं जाकर 1950 में हम जमींदारी एक्ट के अनुसार, सर ने आपको बताया होगा, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन देखते हैं। तो बिहार में किसानों के प्रयास तो रहे और साथ में जो जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिशों ने बच्चों लागू की, वो देखो जमींदारी व्यवस्था जो लागू की थी कॉर्नवालिस के द्वारा, याद है? उसे तब तक निरंतर रहे जब तक जमींदारी एक्ट पास नहीं हो गया। जमींदारी एक्ट पास हुआ बच्चों और अंततः जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ बिहार में, और फिर बिहार में किसानों का कोई विद्रोह ब्रिटिश शासन में सामने नहीं आया। तो जमींदारी एक्ट पारित करने में आजादी के बाद भी देखो कितना समय लगा, और इसमें गांधी जी ने नैतिक मूल्यों का सहारा भी लिया। गांधी जी ने कहा कि भूदान विनोबा भावे के द्वारा
जो भूदान किया गया गांधी जी के आदर्शों पर ही था, ये भूदान मूवमेंट चलाइए। तो बच्चों यहां पर जमींदारों ने भारी संख्या में दान भी की थी जमीन, भारी संख्या में जमीन क्या की थी, दान भी की थी। जैसे मान लो किसी के पास बच्चों 3000 बीघा जमीन है, तो उसने अपनी 1000 बीघा जमीन दान कर दी या 2000 बीघा जमीन दान कर दी। इसे भूदान मूवमेंट बोला गया। जब सरकार को विश्वास हो गया कि अब हम बिहार में जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर सकते हैं, तो 1950 में बच्चों जमींदारी एक्ट आया और फिर उसे क्या कर दिया गया, फिर उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, फिर उसे समाप्त कर दिया गया। बस बच्चों यही किसान आंदोलनों का विस्तार है। ठीक है, अब इसे हम नोट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का ही हमारा अंतिम टॉपिक है। इसके बाद कल सुबह पढ़ेंगे, किसान आंदोलनों को खत्म करेंगे। – 1905 में बंगाल विभाजन के समय 1905 में बंगाल विभाजन, देखो तुम्हें बैठकर पढ़ने में दिक्कत है, हमें खड़े होकर पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। बताओ, घर जाना है, घर जाना है तो फिर क्या दिक्कत है, शाम को जाना, तो परसों जाना, कल की ट्रेन बुक है, रिजर्वेशन तुम कहां करवाते हो इतना? अच्छा, उनमें से कितने लोग हैं जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं? तुमने तो सारे नैतिक मूल्यों पर पानी फेर दिया। क्लास के 90% बच्चों ने हाथ उठाया। ये फ्री यात्रा करते हैं, बताओ। सरकार के आदमी पहुंच जाएंगे क्लास में। अच्छा। देखो, बंगाल विभाजन के समय तो जब तुम्हें फ्री की यात्रा ही करनी है, तो ऐसी यात्रा कल करनी, ऐसी परसों करनी। भीड़ बढ़ जाएगा। कहां, तो तुम्हारे आगे भीड़ कहां टिक पाएगी? लिखो लिखो। – 1905 में बंगाल विभाजन के समय, अच्छा के समय बिहार बंगाल का ही भाग था। देखो कहां से अपनी बात शुरू कर रहे हैं ना बेटा। इसको कहते हैं कि हमें सिस्टमेटिक एग्जामिनर को समझाना है ना, कि बिहार, पहले तो हम तुम्हें बताते कि बिहार कैसे आया संक्षेप में, फिर बताते हैं बिहार में किसान आंदोलन कैसे हुए। ठीक है, लिखो। का भाग था। विभाजन के पश्चात बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से पश्चिमी बंगाल में स्थित थे। उल्लेखनीय है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से ही, देखो बच्चों ऐसे शब्द लिखते हैं, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से ही
स्वतंत्र बिहार की मांग, स्वतंत्र बिहार की मांग हो रही थी। जिसे कर्जन ने नजरअंदाज करते हुए विभाजन का निर्णय लिया था। विभाजन का निर्णय लिया था। पैराग्राफ चेंज। बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। जिसमें बिहार के क्षेत्रों ने भी भागीदारी की। बिहार के क्षेत्रों ने भी, यानी जो बंगाल वाले बिहार वाले क्षेत्र थे उन्होंने भागीदारी की। स्वदेशी आंदोलन 1908 में कमजोर पड़ गया। में कमजोर पड़ गया। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इस दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। और 1912 में स्वतंत्र बिहार, और 1912 में स्वतंत्र बिहार अस्तित्व में आया। पैराग्राफ चेंज। बिहार के लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में पहली भागीदारी पहली भागीदारी स्वतंत्र रूप से होम रूल आंदोलन में की। होम रूल आंदोलन में की। यहां किसान भी होम रूल आंदोलन से जुड़ते दिखाई देते हैं।
पैराग्राफ चेंज। 1917 में बिहार में किसान आंदोलनों का एक नया चरण प्रारंभ होता है। उन्नीस सौ 17 में गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह, गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। जो बिहार के किसानों के लिए निर्णायक रहा। और इसी आंदोलन या इसी सत्याग्रह से बिहार में किसान आंदोलनों को गति मिली। बिहार में किसान आंदोलनों को गति मिली। पैराग्राफ चेंज। लिखो, हेडिंग डालो, दरभंगा राज के विरुद्ध विद्रोह। दरभंगा राज के विरुद्ध विद्रोह। अब बच्चों, 1917 की सफलता से किसान बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने इस क्षेत्र में बढ़ी हुई दरें और शोषण का सामना करते हुए, विरोध करते हुए ये विद्रोह कर दिया दरभंगा राज के खिलाफ मधुबनी से, और विद्यानंद ने इसमें भूमिका निभाई, लेकिन इसे कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। लिखिए, 1919 में, हाँ इसमें 1919 में दरभंगा राज के विरुद्ध मधुबनी से, दरभंगा राज के विरुद्ध मधुबनी से दरभंगा राज के विरुद्ध मधुबनी से किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया। स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया। बच्चों, एक स्थानीय नेता भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी, या तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी, भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी यह आंदोलन कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाया। अब बच्चों, एक बात बताओ, कांग्रेस का समर्थन कोई आंदोलन क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि कांग्रेस की प्रामाणिकता सिद्ध थी, कांग्रेस लोगों के बीच में लोकप्रिय थी, कांग्रेस के नेता विश्वस्त थे,
कांग्रेस के नेताओं का नेतृत्व मिलने के बाद विद्रोह का प्रसार बहुत तेजी से होता, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनता और विद्रोह जितनी समय सीमा में सफल होना चाहिए उससे भी पहले सफल होता। यस और नो? लेकिन बच्चों यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि 1919 में राष्ट्रीय राजनीति में बहुत खलबली है। यस और नो? सबसे पहले फरवरी में रोलेट एक्ट आ गया, उसके रोलेट सत्याग्रह हो गया, फिर बच्चों मार्च अप्रैल में तो यही सब चलता रहा। अप्रैल में बच्चों 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद खिलाफत में प्रवेश कर गए, उसके बाद तिलक की मृत्यु हो गई, गांधी जी का असहयोग शुरू हो गया, तो फुर्सत कहां है? तो कांग्रेस, एक तो कारण यह है कि राष्ट्रीय राजनेताओं को मतलब इस विषय में फुर्सत नहीं। दूसरा भी कारण है बच्चों, दरभंगा राज के खिलाफ या जमींदारों के खिलाफ बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर कांग्रेस विद्रोह भी नहीं करना चाहती, मतलब वो वहां की एक उन्होंने एक स्थायी समस्या ही माना। गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ नहीं पाए क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तो वे आए ही नहीं। उन्हें लाने का प्रयास भी व्यर्थ ही रहा, क्योंकि हाँ गांधी जी शायद आते तो छोटा आंदोलन है मधुबनी से तो सफल ही हो जाता। जब चंपारण ही सफल कर दिया उन्होंने तो फिर इसे भी सफल बना ही देते, परंतु कुछ मजबूरियां थी। तो यदि ऐसा सिर्फ कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ देना पर्याप्त नहीं है कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया विद्रोह में, बल्कि हमें तत्कालीन समस्याओं को भी देखना पड़ेगा। यस और नो? तो कुल मिलाकर कांग्रेस का नेतृत्व नहीं मिला। कांग्रेस का नेतृत्व मिलने से बच्चों कई फायदे होते, शांतिपूर्ण तरीके से नेतृत्व, योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन आगे बढ़ता, लोकतांत्रिक ढंग से बढ़ता, राष्ट्रीय राजनेता जो कि मुख्य भूमिका थे उनका नेतृत्व मिलता। परंतु इसके अभाव में बच्चों आंदोलन में भटकाव बहुत अनिवार्य है। यदि नेता नहीं होगा तो भटकाव होगा। एक किसी भी आंदोलन में नेता और उद्देश्य बहुत जरूरी है बच्चों। नेता सर्वमान्य होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसकी एक आवाज पर सब इकट्ठे हो जाए। ठीक है? अब नेतृत्व देना विद्रोह को यह भी कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि संभावना बहुत हद तक होती है कहीं हिंसा हो जाए, कहीं कुछ समस्या हो जाए, तो जो व्यक्ति बेचारा जन समुदाय के लिए संघर्ष कर रहा है, पता चलता है उस पर ही राष्ट्र विद्रोह के आरोप जड़ दिए जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसे गांधी जी के साथ हुआ, अन्य नेताओं के साथ भी हुआ, तो हिंसक हो गया है विद्रोह, हिंसक हो गया। अब ऐसे दूरदर्शी लोग तो बच्चों हर जगह नहीं मिलेंगे ना कि आजाद दस्ता बना दिया किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अब जो जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता बनाया बच्चों, वो क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन को भटकने से रोकना था। यानी जो युवा वर्ग था बच्चों, उसकी ऊर्जा असीमित है। युवा वर्ग की ऊर्जा क्या है? असीमित है। उसके पास ऊर्जा बहुत है। अभी आपके पास बच्चों 2-3 साल बहुत ज्यादा ऊर्जा है, और आप इसका सदुपयोग यदि आपने कर लिया तो आप जीवन में जो भी उद्देश्य रखोगे उसे निश्चित रूप से पालोगे। बस आपको जुनून के साथ, जज्बे के साथ एक उद्देश्य बनाकर उस पर काम करना है। तो आजाद दस्ते ने बच्चों युवाओं को ट्रेनिंग देकर भटकने से रोका। यस और नो? अरे यस और नो? तो इसलिए महत्व होता है, परंतु ये सब चीजें थी नहीं। क्षेत्रीय विद्रोह था, जिलों तक सीमित था, हिंसक हो गया। लिखो, सफल नहीं रही, कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। परिणाम स्वरूप यह विद्रोह हिंसक हो गया। परिणाम स्वरूप यह विद्रोह हिंसक हो गया। कुछ समय पश्चात ही इस विद्रोह का विस्तार पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर
इत्यादि क्षेत्रों में हुआ, इत्यादि क्षेत्रों में हुआ, इत्यादि क्षेत्रों में हुआ। विद्रोह के प्रसार से प्रभावित होकर कुछ रियायत दी गई, कुछ रियायत दी गई, कुछ रियायत दी गई। और विद्रोह समाप्त हुआ। तो बच्चों आप इस विद्रोह को कहोगे आंशिक रूप से सफल। आंशिक रूप से सफल होने का मतलब समझे, पार्शियली सक्सेस है, टोटली सक्सेस नहीं है, पूर्णता के साथ सक्सेस नहीं है, बट पार्शियली है। एक बात ये, पैराग्राफ चेंज। असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी, हेडिंग लगाए। असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी, असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी उन्नीस सौ बीस में गांधी जी के नेतृत्व में जनव्यापक आंदोलन असहयोग प्रारंभ हुआ। बिहार के किसानों ने बिहार के किसानों ने बिहार के, हम भूल गए हम भी एक्चुअली में, गांधी जी के नेतृत्व में जनव्यापक आंदोलन असहयोग प्रारंभ हुआ, ये बोला था, जिसमें बिहार के किसानों ने समर्पण के साथ भागीदारी की। समर्पण के साथ भागीदारी की। और एक बच्ची है वो कह रही है, सारे ऑफलाइन वालों को संदेश दे रही है कि ऑफलाइन वाले सुधर जाओ। देखो तुम्हारे लिए मैसेज है एक कि तुम सुधर जाओ। हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ। किसान सभा का गठन, बिहार किसान सभा का गठन, बिहार किसान सभा का गठन, बिहार किसान सभा का गठन। चरणबद्ध तरीके से देख रहे हैं बच्चों बिहार में कैसे किसान आंदोलन बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसान सभा का गठन लिखिए। असहयोग आंदोलन के पश्चात, जोड़ जोड़कर यानी क्रमवार तरीके से करेंगे। असहयोग आंदोलन के पश्चात के पश्चात 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर, 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण नहीं है बच्चों, श्री कृष्ण ने
मिलकर किसान सभा का गठन किया। किसान सभा का गठन किया अर्थात अब बिहार में अर्थात अब बिहार में अर्थात अब बिहार में किसानों का एक संगठन अस्तित्व में आया। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन होना अलग बात है। ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब है कि अब वो आपके मुद्दों का प्रतिनिधित्व करेगा। यस और नो? यही तो नेतृत्व है। नेतृत्व का, लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि वो प्रतिनिधि है। वो क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। 1929 में आशीष, एक दो को 6 नंबर में पहुंचाना हो तो पहुंचा देना, है ना। पीछे से हमारे पास लेटर्स में बहुत सारी शिकायतें आ रही है और इतनी विनम्रता के साथ क्लास लेते हैं कि आपको धमकाते नहीं हैं, आपको कोशिश करते हैं प्रेम से सारी बातें बताए, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है बच्चों कि उन्हें प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसलिए जो हमारी क्लासेज में हमने कभी नहीं किया, क्योंकि इतनी जब गर्ल्स आकर बोलने लगे तो इसका मतलब कितनी समझ। इसलिए बहुत जल्दी कुछ लोग गिनती के साथ 6 नंबर पहुंचेंगे और एडमिशन तक बर्खास्त होगा। याद रखना इस बात को। या तो हमें गुस्सा आता नहीं, या तो फिर ऐसा आता है कि तुम देख नहीं पाओगे। बात समझ में आई? एडमिशन सस्पेंड, और ऐसा होगा कि फिर कभी वापसी नहीं हो पाएगी। इस बात को याद रख के करना पीछे वाले बदतमीजी। मेंस की क्लासों में गंभीरता होती है और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं कि तुम किस क्लासरूम में बैठे हो। क्या एक शालीन कक्षा की बात है कि पीछे 2 लोग खड़े रहे? तुम लोगों को खुद इतना सभ्य होना चाहिए कि किसी की आवश्यकता ना पड़े। पैराग्राफ चेंज करके 1929 में सोनपुर मेले में, सोनपुर का मेला प्रसिद्ध मेला है बच्चों। सोनपुर मेले के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती और जदुनंदन शर्मा स्वामी सहजानंद सरस्वती और जदुनंदन शर्मा के द्वारा बिहार किसान सभा का गठन किया गया। बिहार किसान सभा का गठन किया गया। जिससे किसान बिहार में और अधिक एकताबद्ध हुए। तो बच्चों, एक यात्रा में ये छोटे छोटे पड़ाव आ रहे हैं, है ना, जिससे कि आंदोलन हमेशा क्या होता जा रहा है और विस्तार लेता जा रहा है। लिखो 1930 में, पैराग्राफ चेंज करके, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1930 में स्वामी सहजानंद सरस्वती
के नेतृत्व में बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी की और चौकीदारी टैक्स रोको आंदोलन प्रारंभ किया। इसी के बाद कांग्रेस में एक किसान समिति का भी गठन किया गया। अब बेटा देखो, अब कांग्रेस भी साथ आ गई। किसान सभा और बिहार किसान सभा नहीं, बल्कि कांग्रेस भी अपनी एक कमेटी के तौर पर अपनी एक ब्रांच जो किसानों के मुद्दों को देखेगी। ठीक है, तो ये स्थिति आई क्योंकि बच्चों 1929 तक आते आते महात्मा गांधी 1929-30 में हम बच्चों पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके थे और अब हमारा मोटिव भी बदल गया था और हम इस बात की भी कोशिश कर रहे थे कि किन्हीं भी संदर्भों में हमें आजादी मिलनी ही चाहिए। तो हम अपने किसानों के लिए तो काम करेंगे ना। और एक बात बताओ, जब एक आह्वान पर एक नेता के साथ सारे लोग एक आवाज पर खड़े हो जाते हो तो नेता का और संगठन का भी एक कर्तव्य बनता है कि उनके लिए जितना हो सके उतना किया जाए। तो ऐसा थोड़ी ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान बिहार के किसानों पर पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। और पड़ा और किसान समिति बनी और परिणाम स्वरूप देखो बच्चों 1933 में बिहार किसान सभा समिति पर्टिकुलर नाम से सामने आई। बिहार किसान सभा समिति जो सिर्फ किसानों के मुद्दों को, किसानों की समस्याओं को देखेगी और यहां से वे राष्ट्रीय नेताओं के पास में जाएगी और राष्ट्रीय नेता उसे राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे। ये किसानों की जीत है, बिहार के किसानों की। लिखो 1933 में बिहार किसान सभा समिति बिहार किसान सभा समिति अस्तित्व में आई। परंतु बिहार में किसान आंदोलनों को एक महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब 1936 में कांग्रेस के लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में 1936 में लखनऊ में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया।
यहीं से किसान आंदोलनों को, यहीं से किसान आंदोलनों को अखिल भारतीय स्वरूप, अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, इसमें तो एक रिदम के साथ हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन टाइम हो गया और सर को भी टाइम चाहिए होता है फिर, है ना। तो हम छोड़ देते हैं, सुबह आके यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। 15-20 मिनट इसमें लगेगी अभी प्रॉपरली समझा के। सुबह कितने बजे? शायद 8:30 या 9 बजे मिलेंगे, 12 बजे तक रहेगी। 3 घंटे की क्लास लगातार लेंगे, मतलब ब्रेक नहीं देंगे, लगातार लेंगे। किसान स्वामी सहजानंद सरस्वती, राष्ट्रवाद यदि शुरू हुआ और उसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ाए तो शुरू कर लेंगे, वैसे हो जाएगा, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती 1 घंटे का टॉपिक है। उसके बाद राष्ट्रवादी होगा, तो कल हम राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। सिलेबस को यदि शुरू से ही मोमेंटम में रखेंगे ना बच्चों, तो जल्दी अच्छे से कंप्लीट होगा। त्योहार भी है ना बीच में, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम लीड लेके रखें। कल की क्लास यदि होती है तो आप सोचकर देखो कि आपकी, इसका मतलब 29, 30 और 1 में भी क्लास हुई है, डबल डबल हो गई ना। हाँ, तो फिर छुट्टी बस 2, 3, 4 की रही, 5 में तो क्लास हो ही जाएगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और पीछे वाले सुधर जाओ, बता रहे तुम्हें। अच्छा, क्वेश्चंस लिखने हैं और आज अपलोड कर देंगे। आज का क्वेश्चन तो हमने दिया नहीं, सुबह ही दे दे। अब सुबह एक साथ पूरे किसान आंदोलनों के लिखवा देंगे, ठीक है। और ये बिरसा वाला हमने पूरा दिलवा दिया आपको मॉडल। एक तो संथाल का के लिए दिलवाया है हमने, और एक बिरसा के लिए आंतरिक शुद्धिकरण का बताया था ना हमने, वो दिलवाया है। तो आप एक बार देख लेना उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।